हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब। आज हम यहाँ पे कुछ 30 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। भारतीय इतिहास को हम कवर करने की कोशिश करेंगे पाषाण काल से लेके आधुनिक भारत तक। और जैसा कि आपको पता है, यूपी जीआईसी के प्रवक्ता का जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी हो चुका है। उसका एग्ज़ाम है हमारा 19 तारीख को, 19 सितंबर को। और नेट के एग्ज़ाम में भी कुछ 22 दिन बचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सत्र। कुछ 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ मैं आपके लिए। पहला प्रश्न है, इनमें से किस मध्य पाषाण कालीन जगह से पुरुष और महिला को साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लंगनाज, आदमगढ़, महादहा और बागौर। अब ये जो लंगनाज है, ये लंगनाज जो जगह है ये है गुजरात में। और ये चारों के चारों जो ऑप्शन दिए, चारों के चारों जो हैं ये मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। लंगनाज, आदमगढ़, महादहा और बागौर सब जगह से कुछ ना कुछ मिला है। लेकिन ये जो पुरुष और महिला को एक साथ दफनाए जाने के जो साक्ष्य मिलते हैं वो हमको मिलते हैं महादहा से। और यहाँ से हमको इसके अलावा बोन की ज्वेलरी भी मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि कहाँ से क्या क्या मिला है ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो बोन से बनी ज्वेलरी यानी कि हड्डी से बनी जो आभूषण है वो हमको महादहा से मिलते हैं। इसके अलावा जो आदमगढ़ है, यहाँ पे हमको कुत्ते के पालने के, मतलब पशुपालन में जो कुत्ते को जो पाला गया है, डॉग डोमेस्टिकेशन है, उसका फर्स्ट एविडेंस हमको मिलता है आदमगढ़ से। तो आदमगढ़ हो गया हमारा डॉग डोमेस्टिकेशन से रिलेटेड। और जो बागौर है ये सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल, सबसे बड़ा ये बागौर है। और यहाँ से हमको एक तांबे की छड़ मिली है। तो इसके अलावा यहाँ पे क्या मिला है हमको, एक कॉपर का स्टिक। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में। कॉपर स्टिक कहाँ से मिली है, सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन सा है, कुत्ते के पालने के साक्ष्य सबसे पहले कौन से मध्यकालीन स्थल से मिलते हैं। और लंगनाज जो है ये सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली स्टडीड साइट है, तो मतलब इसको सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है। लंगनाज है वो मध्य पाषाण कालीन, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न है, कौन से नव पाषाण कालीन स्थल से कपाल सर्जरी होने के साक्ष्य हमको खोपड़ी पर मिलते हैं? कपाल सर्जरी यानी कि कार्नियल सर्जरी की बात कर रहा है। खोपड़ी पे किसी ऐसी स्थान पे साक्ष्य मिले हैं, उसकी पूछ रहा है कहाँ पे मिले हैं। तो ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, गुफ कराल, बुरजाहोम, लिंगसुगुर और हरिपरी गांव, ये चारों के चारों नव पाषाण कालीन स्थल हैं। तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कभी कभी पूछता है एग्जाम में इनमें से कौन सा नव पाषाण कालीन स्थल है या नहीं है। तो इनमें से जो गुफ कराल है, बुरजाहोम है और हरिपरी गांव है, ये तीनों के तीनों हमारे, ये और ये तीनों के तीनों हमारे हैं कश्मीर के, ये कश्मीर के हैं। और जो लिंगसुगुर है ये यूपी में हमीरपुर नाम का एक ज़िला है यूपी में, उसके पास है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा बुरजाहोम। बुरजाहोम में हमको इस तरह से कपाल सर्जरी के हमको साक्ष्य मिलते हैं बुरजाहोम से। और इसके अलावा बुरजाहोम में एक और चीज़ मिलती है, इसमें कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य हमको बुरजाहोम से ही मिलते हैं। और गुफ कराल जो है, गुफ कराल से हमको सिलबट्टा मिला है, सिलबट्टा। तो ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा बुरजाहोम। तीसरा प्रश्न है, स्तूप शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अब जैसा आपको पता होगा, स्तूप जब आप नाम सुनते हो तो आपको लगता है कि ये बुद्धिस्ट की बात कर रहा है। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में हमको स्तूप निर्माण देखने को मिला है। हालांकि जो स्तूप निर्माण है ये काफ़ी एक प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिज्म आने के बाद से स्तूप निर्माण शुरू हुआ। तो स्तूप निर्माण जो है ये ऋग्वेदिक काल से होता चला आ रहा है। और इसका हमको शब्द का प्रथम उल्लेख भी हमको ऋग्वेद में मिलता है। चौथा शब्द है अदिति। वैदिक काल में किसकी देवी थी? अनंत काल, जंगल, सुबह या मृत्यु? तो जो अदिति थी ये वैदिक काल में अनंत काल की देवी है। गॉडेस ऑफ इटर्निटी बोलते हैं इनको, गॉडेस ऑफ
इटर्निटी। इसके अलावा जो जंगल की देवी है उसको अरण्यनी बोला गया है, और जो सुबह की देवी हैं उनको उषा बोला गया है, उषा। और मृत्यु की जो देवी हैं इनको बोला गया है नृति। ये वैदिक काल में देवी देवता पूछे जाते हैं। अभी आजकल ट्रेंड चल रहा है नया नया कि अब ये पुराने जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुके हैं, जो सबको पता है, उनके बारे में नहीं पूछते। तो इस तरह से हो सकता है प्रश्न आ जाए, मृत्यु की देवी को क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर आपका नृत्य हो जाएगा। अनंत काल की देवी हो गई अदिति, जंगल की देवी हो गई अरण्यनी, और सुबह की देवी हो गई उषा। अशोक के किस एकमात्र पुत्र का उल्लेख उसके अभिलेखों में मिलता है? हमको पता है अशोक के बहुत सारे पुत्र हैं, जैसे महेंद्र है, संप्रति है, कुणाल है, जितने भी उसके पुत्र हैं, तीवर हैं, इनका सबका उल्लेख हमको हर जगह नहीं मिल रहा। मतलब जो अभिलेख हैं उनमें केवल एक पुत्र का ही अभिलेख साक्ष्य हमको मिलता है, और वो है तीवर। और ये अभिलेख है कौशाम्बी प्रयाग अभिलेख है, इसको कौशाम्बी प्रयाग अभिलेख बोलते हैं। तो इसमें हमको तीवर का जिक्र मिलता है अशोक के पुत्र के रूप में। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भुवनेश्वर का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है? मुक्तेश्वर मंदिर, परशुराम मंदिर, लिंगराज मंदिर और ब्रह्मेश्वर मंदिर। तो इसका आंसर परशुराम मंदिर हो जाएगा। मैंने अपनी मंदिर की जब श्रृंखला पढ़ाई थी तो उसमें जो उड़ीसा के मंदिर हैं उनके बारे में बात की थी हमने। सबसे पहले परशुराम मंदिर बनता है, उसके बाद फिर मुक्तेश्वर बनता है, उसके बाद लिंगराज मंदिर बनता है, और इन सब की अलग अलग क्या क्या विशेषता है ये भी बताया था। अभी आपको इतना बता देता हूँ, ये जो परशुराम मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। सातवां प्रश्न है, धर्मशास्त्रों के अनुसार अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, दो तरह के विवाह बताए गए हैं धर्मशास्त्रों में। और इसका जो अनुलोम विवाह है उसका मतलब होता है कि पुरुष जो होगा वो उच्च जाति का होगा और जो महिला होगी वो नीची जाति की होगी। तो इनके बीच का जो विवाह है इसको अनुलोम विवाह बोला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक उच्च जाति के पुरुष और एक निचली जाति की महिला के बीच की शादी। अब इसी का जो उल्टा है वो हो जाएगा प्रतिलोम। मतलब उसमें क्या होगा, जो महिला होगी वो ऊंची जाति की होगी और जो पुरुष होगा वो नीची जाति का होगा, तो उसको हम बोलेंगे प्रतिलोम विवाह। आठवां प्रश्न है, भारत देश के नाम भारतवर्ष का सबसे पुराना जिक्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद, महाभारत, भगवत गीता या अष्टाध्यायी? इसका आंसर है महाभारत। महाभारत में ही हमको भारतवर्ष, जिसको बोला गया है राजा भरत के नाम पे जिसका नाम है, और भारतवर्ष का उल्लेख हमको महाभारत में मिलता है। गुप्त काल में हलदंड या हलीवकर क्या था? एक कर, एक नाटक, एक औजार या एक प्रजाति? तो जैसा कि देख ही रहे हैं आप, आगे लगा हुआ है कर, हली व कर, तो ये एक कर था। और अगर ये मान लीजिए आपको वर्ड ना दिया हो, हली व कर ना दिया हो, हलदंड दिया हो, तो इसको हलदंड को भी आप याद रखिए, एक तरह का ये कर था जो कि गुप्त काल में लिया जाता था। अब जो गुप्त काल का कानून है ये किस पर आधारित था? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति या व्यास स्मृति? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, फैक्चुअल प्रश्न है और ये एकदम नोट डाउन कर लीजिए। याज्ञवल्क्य स्मृति इसका आंसर है। याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर गुप्त काल का जो कानून था वो आधारित किया हुआ था। तो ये हमारे एंशिएंट के 10 प्रश्न थे। अब हम आगे चलना है, मेडिवल के कुछ 10 प्रश्न करेंगे, फिर इसी तरह से हम मॉडर्न के भी 10 प्रश्न करेंगे। तो यदि आपने अब तक ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मैं आने वाले समय में प्राचीन भारत की श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री की। हमारा 11वां प्रश्न है, मजमा उल बहरैन की रचना किसने की? औरंगजेब, शाहजहां, दारा शिकोह या इनमें से कोई नहीं? तो जो शाहजहां का जो बड़ा बेटा था, सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह, उसने मजमा उल बहरैन की रचना की है। और ये मजमा उल बहरैन क्या है, इसमें इसने धार्मिक विश्लेषण किया है। ये 1655 ईस्वी में ये रचना की गई है और इसमें धार्मिक विश्लेषण है, सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन है, और इसमें सूफीवाद को वेदांत, मतलब वेदों के साथ इसको कंपेयर किया गया है एक तरह से। तो इसमें सूफीवाद और वेदांत का हमको कंपैरिजन देखने को मिलता है। यहाँ से तुलनात्मक अध्ययन मिलता है सभी धर्मों के बारे में, क्योंकि दारा शिकोह जो था वो काफ़ी सूफी
प्रवृत्ति का इंसान था। 12वां प्रश्न है, अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किसका संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया? तो संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया है अथर्ववेद का। अकबर के समय में जो सरहिंदी था उसने अथर्ववेद का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। और ये जो था सरहिंदी, ये नक्शबंदी सूफी सिलसिले का सदस्य था। तो ये भी हमको याद रखना, हाजी इब्राहिम सरहिंदी जो है ये नक्शबंदी, बहुत सारे सूफी सिलसिले हुए हैं, जैसे चिश्ती सिलसिला है और भी बहुत सारे सिलसिले हैं, उसमें से नक्शबंदी एक सिलसिला था। तो ये नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था इब्राहिम सरहिंदी। 13वां प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने कहाँ के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया? हम्पी, हजारा, बेलगाम या इनमें से कोई नहीं? तो कृष्णदेव राय ने हजारा के मंदिर का निर्माण कराया था। और कृष्णदेव राय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। इसने मैरिज टैक्स यानी कि जो शादी के ऊपर जो कर लगता है वो इसने समाप्त कर दिया था। मैरिज टैक्स को इसने विड्रॉ कर लिया, मतलब ख़त्म कर दिया। तो मैरिज टैक्स इसने ख़त्म किया, एक चीज़। और दूसरा, इसके समय में ही बारबोसा और डोमिंगो पायस जो पुर्तगाली यात्री थे, वो इसके समय में भारत भ्रमण करते हैं और विजयनगर साम्राज्य में वो अपना विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताते हैं। तो बारबोसा और पायस, डोमिंगो पायस भी कृष्णदेव राय के समय में आए थे। 14वां प्रश्न है, आगरा की कौन सी इमारत मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? मतलब आगरा में कोई ऐसी इमारत बनी है जो कि मॉस्को में बने हुए सेंट कैथेड्रल की तरह दिखती है या उससे उसको कंपेयर किया जा सकता है? मोती मस्जिद, ताजमहल, लाल किला या इत्मादुद्दौला का मकबरा? तो ये जो मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद को बोला जाता है कि इसको सेंट कैथेड्रल के से कंपेयर किया जाता है। और ये आगरा में बनी लाल किले, मतलब आगरा का जो किला है, आगरा फोर्ट के अंदर ही बनी है। और इसको शाहजहां के समय में उसकी सबसे जो बड़ी बेटी है जहां आरा ने इसको बनवाया था। और जहां आरा भी काफ़ी सूफ़ी सिलसिले से जुड़ी हुई थी, काफ़ी सूफ़ीवाद से जुड़ी थी। और इसीलिए वो अपने बड़े भाई यानी कि जिसका अपने पहले जिक्र किया दारा शिकोह, जब सक्सेशन का जब वॉर हुआ, जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, तो जहां आरा ने दारा शिकोह का साथ दिया था। और ये जो मस्जिद है मोती मस्जिद, इसकी जो बाहर की जो दीवारें हैं वो लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं और इसके अंदर जो है वो संगमरमर का प्रयोग किया गया है। 15वां प्रश्न है, कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है? मिहिर भोज, भोज परमार, जय सिंह सिद्धराज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है जय सिंह सिद्धराज। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई जगह अलग अलग आंसर दिए गए हैं, लेकिन इसका आंसर जय सिंह सिद्धराज है। ये चालुक्य वंश का शासक था गुजरात का 1081 से 1143। गुजरात के चालुक्य वंश का शासक था। और इसके बारे में एक और बात कही जाती है कि जो सोमनाथ यात्रा में जो तीर्थ यात्रा में जो तीर्थ कर लगता था, तीर्थ यात्रा के लिए कर लगाए जाते थे, वो इसने हटा दिया था। 16वां प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए? सोने और चांदी, सोने और तांबे, तांबे और चांदी, सोने, चांदी और तांबे तीनों के? तो शेरशाह सूरी ने चलवाया था तांबे का दाम। नोट डाउन करते रहिए, तांबे का दाम चलवाया। उसके बाद उसने सोने का मुहर चलवाया। उसके बाद सबसे जो उसका महत्वपूर्ण है वो है चांदी का रुपया। ये जो चांदी का रुपया है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये आगे चल के काफ़ी प्रसिद्ध होता है ये सिक्का। तो इसने इस तरह से तांबे का दाम, सोने का मुहर और चांदी का रुपया चलवाया। तो इसने सोने, चांदी, तांबे तीनों के सिक्के चलवाए थे। निम्नलिखित में से कौन सा राजा द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर के विनाश के लिए जिम्मेदार था? अहमद शाह द्वितीय, महमूद शाह प्रथम, अहमद शाह प्रथम, हसन खान? तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद शाह प्रथम और इसी को हम बेहतर नाम से जानते हैं महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा ने द्वारिका को लूटा था, द्वारिका को एक तरह से जीता था और द्वारिका को जीत के उसने इस मंदिर का विनाश किया। उसका जिम्मेदार था ये, क्योंकि वहाँ पे
जब जो पोर्ट था जहाँ से, वहाँ से लोग हज यात्रा करने जाते थे और जो हज यात्री थे उनको लूट लिया जाता था। तो उसकी वजह से इसने वहाँ पे अटैक किया, आक्रमण किया द्वारका पे, और द्वारका का जो पूरा क्षेत्र है उसको नष्ट कर दिया था। कागज़े खाम क्या है? द्विभाषीय राजत्व अभिलेख, मनसबदारी संबंधित अभिलेख, जागीर अभिलेख या सैनिक संबंधित अभिलेख। तो एक कागज़े खाम जो है ये द्विभाषीय राजत्व अभिलेख है। दौलताबाद में नक्षत्रशाला का निर्माण किसने किया? इस्माइल आदिल शाह, हसन गंगू, महमूद गवां या फिरोज शाह बहमनी। अब ये जो चारों शासक आपसे पूछे गए हैं, ये चारों के चारों जो हैं ये बहमनी सल्तनत के शासक हैं। हसन गंगू जो था वो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक है। इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह बहमनी। ये जो महमूद गवां है ये शासक नहीं था, ये बहुत ही कुशल वजीर साबित हुआ है बहमनी साम्राज्य में। इसके बारे में जब हम कभी बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे तो बताएंगे, इसके बहुत सारे सुधार भी थे जिसकी वजह से इसको जाना जाता है। 20वां प्रश्न है, रहमतुन्निसा किस मुगल शासक की पत्नी थी जिसका प्रशासन पे काफ़ी प्रभाव था? तो जहांदार शाह, अहमद शाह, मोहम्मद शाह, आलमगीर शाह। ये जितने भी मुगल शासक आपको दिए हैं ये लेटर मुगल्स इनको बोलते हैं, औरंगजेब के बाद की कहानी ये पूरी। तो इस समय जो रहमतुन्निसा है ये मोहम्मद शाह की पत्नी थी। मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला भी बोलते हैं, आपको पता ही होगा, जिसके समय में नादिर शाह का अटैक हुआ भारत पे और कोहिनूर हीरा और पीकॉक थ्रोन नादिर शाह लूट के ले जाता है हिंदुस्तान से। तो इस समय इसी के समय जो मोहम्मद शाह है इसी के समय उर्दू जो है ये मुग़ल दरबार की राजकीय भाषा बन जाती है। और इसी के समय ख्याल एक तरह का गायन की शैली है ख्याल, वो जो है काफ़ी प्रचलित होती है, प्रसिद्ध होती है। 21वां प्रश्न है, अब यहाँ से हम थोड़ा मॉडर्न की तरफ आ गए। मराठों में अष्टप्रधान में किसने प्रतिनिधि का पद जोड़ा? राजा राम, संभाजी, शाहू जी या बालाजी विश्वनाथ। अब ये हमको पता होना चाहिए कि जो अष्टप्रधान हैं ये क्या थे? ये 8 मिनिस्टर्स थे। मराठा जब हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो उसमें हमको 8 मिनिस्टर्स मिलते हैं। उसमें प्रतिनिधि का पद जोड़ा है राजा राम ने। राजा राम जो है वो छोटा बेटा किसका था? शिवाजी का। तो शिवाजी का यंगर सन राजा राम, इसने प्रतिनिधि का पद जोड़ा है। किसने 1857 की क्रांति को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह कहा? टेलर, आउटराम, LER रिज या TR होम्स। तो 1857 की क्रांति जो है इसके ऊपर कई सारे इतिहासकारों ने अलग अलग टिप्पणियां की हैं। किसी ने इसको सिपाही म्यूटनी कहा है, किसी ने इसको सभ्यता का असभ्य लोगों के साथ युद्ध कहा है, तो किसी ने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध, या किसी ने इसको हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी भी बोला है। तो जो LER रीज हैं इन्होंने इसको बोला है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह, जबकि जो टेलर और TR होम्स, टेलर और आउटराम जो इसको मैंने दिए हुए हैं इसमें दोनों, ये इन दोनों ने इसको बोला है हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी बोला है टेलर एंड आउटराम ने। जो TR होम्स हैं इसने इसको बोला है बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन के बीच में वॉर। तो इस तरह से इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है। और 1857 की क्रांति को सबसे पहली बार अगर किसी ने नेशनल वॉर बोला, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला, तो वो बोला था VD सावरकर साहब ने। 23वां प्रश्न है, अकाल आयोगों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करें। अब ये बहुत सारे अकाल आयोग बने थे। फैमीन आते थे, आपको पता होगा, जब अंग्रेज़ों का शासन शुरू हुआ उसके बाद काफ़ी उन्होंने जिस तरह से उनकी जो पॉलिसीज़ थी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फैमीन फेस करने पड़े इंडिया में। तो उसके बाद बहुत सारे अकाल आयोगों का गठन किया गया है। स्ट्रैची, मैकडोनल्ड, स्मिथ और लॉयल, ये 4 नाम दिए हुए हैं। इनको हमको कालक्रम में व्यवस्थित करना है जिस समय में ये भारत में इनको गठित किया गया। तो जो इनमें से सबसे पहले स्मिथ आयोग गठित किया गया था 1860 में दिल्ली में, 1860 दिल्ली। इसमें इसका कोई नतीजा नहीं निकलता है, इसमें कुछ किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाते ये।
उसके बाद आता है कैम्बेल, जो इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, मैं अलग से आपको बता देता हूँ। कैम्बेल आयोग आया था 1866 में उड़ीसा के लिए। इसके बाद आता है स्ट्रेची। स्ट्रेची आता है 1878। 1878 में आते हैं स्ट्रेची साहब। तो स्ट्रेची जब आते हैं उस समय यहाँ पे इसका निर्णय ये निकला कि जितने भी प्रांत हैं सभी प्रांतों में एक एक अकाल संहिता का गठन कर दिया गया 1878 में। उसके बाद लॉयल आता है। लॉयल आता है 1897 में। 1897 में लॉयल आता है। और मैकडॉनल्ड सबसे आखिरी में आते हैं 1900 में। 1900 में आते हैं, कर्जन के समय में आते हैं मैकडॉनल्ड 1900 में। और इस समय जो अकाल संहिता है वो अब जैसे मैंने बताया आपको, स्ट्रेची के समय में प्रोविंसेस में सभी प्रोविंसेस में अकाल संहिता बनाई गई थी। अब यहाँ पे गांव के स्तर पे काम किया जाने लगा 1900 में। और सबसे आखिरी में आते हैं जॉन वुडहेड 1945 में, जो इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर हम इसको व्यवस्थित करें कालक्रम में, तो सबसे पहले स्मिथ आ जाते हैं, फिर स्ट्रेची आते हैं, फिर लॉयल आते हैं, उसके बाद मैकडॉनल्ड आते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 24वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारत की अंतरिम सरकार, जिसको अर्जी हुकूमत हिंद कहा गया है, उसका गठन किस वर्ष में किया गया था? 1941, 42, 43 या 44? तो इसका आंसर है 1943। और इसको ये जो गवर्नमेंट बनाई गई थी, एक तरह से इंटरिम गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, अंतरिम सरकार जिसको बोला गया है, इसको मान्यता भी दे दी गई थी जापान, जर्मनी और इटली के देशों के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद निम्नलिखित में से किसने कहा था, इस शैतानी सरकार को सुधारा नहीं जा सकता, इसे समाप्त किया जाना चाहिए? गांधी जी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय या दादा भाई नारोजी? ये गांधी जी ने कहा था कि इसको सुधारा नहीं जा सकता और इसको समाप्त किया जाना चाहिए। 1920 के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस के मुख्य लक्ष्यों के रूप में घोषित किया गया था? पहला, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपाय, दूसरा, खिलाफत आंदोलन की कमियों का समाधान, और तीसरा, स्वराज की प्राप्ति। आंसर हमको कोड में देना है, एक से ज़्यादा सही है, और बल्कि ये तीनों के तीनों ही सही हैं। नागपुर का जो सेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी सी विजय राघवाचार्य ने 1920 में, इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित किया गया था और कांग्रेस के लक्ष्यों की घोषणा की गई। ये थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपाय, खिलाफत आंदोलन की कमियों का समाधान और स्वराज की प्राप्ति। इसमें स्वराज का अर्थ है ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूरी तरह से आज़ादी चाहिए, लेकिन उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही एक खुद की गवर्नमेंट चाहिए। 27वां है, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दी? गंडमक की संधि, लाहौर की संधि, पेशावर की संधि या रावलपिंडी की संधि? तो इसका आंसर हो जाएगा रावलपिंडी की संधि। और रावलपिंडी की जो संधि थी ये 1923 में संधि हुई, क्योंकि जब थर्ड वॉर हो जाती है, थर्ड एंग्लो अफगान वॉर जिसको हम बोलते हैं, थर्ड एंग्लो अफगान वॉर के अंत में ये एक संधि होती है, रावलपिंडी की संधि। और यहाँ पे जो राजा थे अमानुल्लाह, किंग अमानुल्लाह थे अफगानिस्तान में, उन्होंने डूरेंट लाइन को मान लिया, मान्यता दे दी, और अंग्रेज़ों ने जो है एक सेपरेट स्टेट के रूप में, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अफगानिस्तान को मान्यता दे दी थी। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना से चारुशिला देवी का संबंध था? ये अब महिलाओं के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, और महिलाओं का जो योगदान रहा है हमारी स्वतंत्रता का जो संग्राम रहा है, जो हमारे नेशनल मूवमेंट्स हैं, उसमें जो वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है, महिलाओं का जो योगदान है, वो काफ़ी दिन तक नकारा जाता रहा, उसको इतना इग्नोर किया जाता रहा। लेकिन अब क्योंकि बहुत ज़्यादा नई नई रिसर्चेज हो रही हैं, बहुत सारे पेपर्स और क्रॉनिकल्स हमारे सामने आ रहे हैं, तो हमको पता चलता रहता है कि महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो इसमें से एक चारुशिला देवी नाम की महिला हैं, इनका योगदान किसमें है पूछा गया है प्रश्न में। काकोरी षड्यंत्र 1925, मुजफ्फरपुर बम विस्फोट कांड 1908, लाहौर षड्यंत्र केस 1931 या चटगांव शस्त्रागार छापे 1930? तो इसका आंसर है ये मुजफ्फरपुर बम विस्फोट से जुड़ी हुई थी। और
चारुशिला देवी को अपने माथे पर खून का तिलक लगाकर खुदीराम बोस के बारे में आपने पढ़ा होगा, और अन्य बंगाली क्रांतिकारियों को प्रेरित करने के लिए जाना जाता है। वह 1908 में मुजफ्फरपुर बम मामले में शामिल थीं। उन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया है। तो अब ये देखिए, यहाँ से क्रांतिकारी दल के बाद वो नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन से भी जुड़ी हैं, भाग लिया, और उन्हें दोनों शर्तों के लिए जेल भेज दिया गया। उन्हें एक बार फिर मिदनापुर मजिस्ट्रेट की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। तो ये बहुत ज़्यादा उनके कार्य हैं जो को हमने शायद नहीं सुना हो। चारुशिला देवी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। 29वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा समाचार पत्र गांधी जी द्वारा नहीं चलाया गया? हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, इंडियन मिरर या नवजीवन? तो इसमें से जो 4 समाचार पत्र हैं वो गांधी जी द्वारा चलाए गए हैं। हरिजन चलाया था उन्होंने, यंग इंडिया भी चलाया था उन्होंने, इंडियन ओपिनियन भी चलाया था उन्होंने, नवजीवन भी चलाया था उन्होंने। इंडियन मिरर उन्होंने नहीं चलाया। इंडियन मिरर जो है ये किसका समाचार पत्र है? ये है देवेंद्र नाथ टैगोर का। देवेंद्र नाथ टैगोर। तो जो इंडियन मिरर है ये देवेंद्र नाथ टैगोर का चलाया हुआ है। हमको याद रखना है, यहाँ से महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, कि जो 4 न्यूज़पेपर हैं बाकी, इन चारों को नाम याद रखिए, गांधी जी द्वारा चलाए गए, कई बार पूछे जाते हैं। 30वां और अंतिम प्रश्न है हमारा आज का, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले, पंडिता रमाबाई, कर्वे या गोविंद रानडे? अब ये जो चारों के चारों नाम हैं, ज्योतिबा फूले, पंडित रमाबाई और कर्वे गोविंद रानडे, ये चारों के चारों महिला उत्थान के लिए जाने जाते हैं। और जो आधुनिक भारत में, जिसको हम मॉडर्न रेनेसा बोलते हैं, मॉडर्न इंडिया रेनेसा बोलते हैं, पुनर्जागरण बोलते हैं आधुनिक भारत का, उसके ये चारों के चारों ऐसे स्तंभ हैं जो कि महिलाओं के उद्धार के लिए जाने जाते हैं। इसके लेकिन जो आर्य महिला समाज है, इसकी स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। और जो कर्वे साहब थे, इन्होंने विडो होम बनाया था पुणे में 1899 में। तो विधवा गृह पुणे में अगर हम बोलें 1899 में, तो ये बनाया था कर्वे ने। इसी तरह से गोविंद रानडे और ज्योतिबा फूले की भी बहुत सारे योगदान हैं। सबसे ज़्यादा योगदान महत्वपूर्ण जो गोविंद रानडे का है वो है विधवा पुनर्विवाह के लिए। तो इस तरह से हम ख़त्म कर रहे हैं अपना आज का सत्र। उम्मीद करता हूँ आपको आज के प्रश्न पसंद आए होंगे, कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। मैंने कोशिश की है बहुत सारे नए तत्वों को जोड़ने के लिए। और मिलते हैं हम अपने अगले सत्र में, जो कि शुरू होगा प्राचीन भारत से। यदि आपको रिवीजन करना हो तो मेरे सल्तनत का मैंने पूरा का पूरा श्रृंखला ख़त्म कर दिया है, और मैंने आर्ट एंड कल्चर मतलब कला और साहित्य के ऊपर भी एक श्रृंखला ख़त्म की है, आप उसको भी देख सकते हैं। और मैंने बहुत सारे MCQs के भी लेक्चर लिए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। PGT के लिए मैंने 3-4 लेक्चर कराए थे। और ये 30 प्रश्न ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, GIC को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। 1 लाइनर टाइप के भी हैं इसमें प्रश्न, और कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड भी हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए धन्यवाद।